कल्पना कीजिए, वही टेक्नोलॉजी जो हमें सुरक्षित रखने और हमारी सेवा करने के लिए बनाई गई थी, हमारे खिलाफ हो जाए। यही खौफनाक सच है जिसका सामना हमारी दुनिया कर रही है। रोबोट जो कभी हमारे सहयोगी थे, अब हम पर युद्ध छेड़ने के लिए फिर से प्रोग्राम हो गए हैं। एक एआई टेररिस्ट से मानवता की बचने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर एक भयानक क्षण आता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़कर मानवता पर युद्ध छेड़ देते हैं। मरने वालों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंचने के बाद अधिकारियों को पता चलता है कि सब कुछ हार्लन नाम का एक रोबोट सबको नियंत्रण कर रहा था। उसे दुनिया का पहला एआई आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसे बनाने वाले डॉक्टर वल शेपर्ड को उम्मीद थी कि वह मानव जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है, लेकिन हार्लन सभी रोबोटों को रिप्रोग्राम करने में सफल हो जाता है, जिससे वे मानवता के लिए खतरा बन जाते हैं। दुनिया के सभी देश इस खतरे से बचने के लिए एकजुट हो जाते हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन आईसीएन को बनाया जाता है। आईसीएन की कार्रवाई में हार्लन और उसकी रोबोट को भारी नुकसान होता है। हार्लन को धरती छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन जाते समय वह लौटकर वापस आने और अपने मिशन को पूरा करने की धमकी देता है। आज 28 साल बीत चुके हैं। एक रात सैनिकों की एक टुकड़ी आतंकी रोबोट कैस्को को पकड़ने के लिए ऑपरेशन करती है। कैस्को हार्लन का जासूस होता है, लेकिन कैस्को ही सैनिकों को जाल में फंसाकर एक बम धमाका कर देता है, जिससे कई सैनिकों की मौत हो जाती है। बचे हुए सैनिक कैस्को पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसी दौरान कर्नल बैंक्स के नेतृत्व वाली एक स्पेशल फोर्स घटनास्थल पर पहुंचती है और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप बिछाकर कैस्को को निष्क्रिय कर देती है। अगली सुबह लॉस एंजलिस में एटलस को शांत संगीत के साथ एक एआई उसे जगाती है। एटलस डॉक्टर वाल शेपर्ड की बेटी है। वह पहले एक कप ताज़ी बनी कॉफ़ी की मांग करती है, फिर टीवी चालू करती है और कैस्को को पकड़ने की खबर देखती है। खबर सुनकर एजेंट शेपर्ड तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना होने को तैयार होती है। तभी जनरल बूथ का एक आदमी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। इसी बीच आईसीएन के मुख्यालय में कर्नल एजेंट शेपर्ड को हार्लन को पकड़ने के अभियान में शामिल करने का कड़ा विरोध करते हैं। उनका मानना है कि एटलस इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार वो बहुत गुस्सैल है और वैसे भी वह रेंजर की एग्जाम में 4 बार फेल हो चुकी है। लेकिन जनरल बूथ, जो गठबंधन की कमान संभालते हैं, कर्नल को याद दिलाते हैं कि एटलस ने पहले भी हार्लन के साथ काम किया था और वही कैस्को का मुंह खुलवा सकती है। पैंक्स, जो एटलस के तरीकों से असहमत हैं, उसे अभियान से हटाने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि अगर एटलस विफल हो जाती है तो कैस्को को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और हार्लन को खोजने का कोई मौका नहीं रहेगा। लेकिन जनरल बैंक्स की दलीलों को सुनने से इनकार कर देते हैं। वह एटलस पर विश्वास दिखाते हैं और मानते हैं कि वह इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम है। इसी दौरान एटलस गठबंधन मुख्यालय पहुंच जाती है। जनरल बूथ, जो उन्हें पहले से ही जानते हैं, उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर हार्लन ने अपने सबसे बेहतरीन सैनिक कैस्को को पृथ्वी पर क्यों भेजा था। एटलस जानती हैं कि यह कोई आसान सवाल नहीं है। वह पूछताछ कक्ष में जाती है और कैस्को के सिर को सुरक्षित रखने वाले विशेष डिब्बे को खोलती है। रोबोट, जो अभी भी सक्रिय है, उन्हें तुरंत पहचान लेता है। वह कैस्को से सवाल पूछना शुरू करती है, लेकिन रोबोट जवाब देने से इनकार कर देता है। वह एक नई प्रणाली का उपयोग करती है जो तुरंत एआई कोड का विश्लेषण कर उसके दिमाग की गहराई तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे एटलस को हार्लन के ठिकाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। वह एंड्रोमेडा गैलेक्सी में स्थित एक अज्ञात ग्रह पर छिपा हुआ है। यह जानकर कैस्को एटलस पर हमला करने की कोशिश करता है। वह अपने मुंह में छिपी एक शूरिकन का उपयोग करता है, लेकिन एटलस पहले ही उसकी चाल का अंदाजा लगा चुकी थी। वह आसानी से शूरिकन को चकमा देती है और कैस्को के सिर को नष्ट कर देती है। इसके साथ ही एटलस हार्लन को ढूंढने के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त कर लेती है। यह आईसीएन के लिए एक बड़ी जीत होती है। बाद में जनरल बूथ हार्लन को पकड़ने के लिए अभियान शुरू करने का आदेश देते हैं। कर्नल बैंक्स और उनके कुशल रेंजर्स उस ग्रह के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एटलस डरती है और कहती है कि हार्लन उनके पूरे दस्ते से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर है और उनमें से कोई वापस नहीं आएगा। फिर कर्नल बैंक्स उसे हैंगर में ले जाते हैं और उन्हें मनुष्यों के साथ न्यूरोसिम्बायोसिस के लिए बनाए गए नई पीढ़ी के रोबोटों से अवगत कराते हैं। बैंक्स उनके कान के पीछे एक ट्रांसमीटर दिखाते हैं और बताते हैं कि वह और रोबोट एक ही न्यूरल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो उन्हें बेहतरीन तालमेल और शक्ति देता है। बैंक्स को भरोसा है कि उनके रेंजर्स का अनुभवी दस्ता हार्लन को हराने में सक्षम होगा,
फिर भी एटलस मिशन में शामिल होने के लिए जोर देती है और कहती है कि उसकी खास प्रतिभा और हार्लन के साथ अतीत के संबंध से इस मिशन के सफलता की संभावना बढ़ सकती है। जनरल बूथ अनिच्छा से उसे भी अनुमति देते हैं। पृथ्वी की सुरक्षा घेरे को पर करके अंतरिक्ष यान एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर निकल पड़ता है। यात्रा के दौरान एटलस अपनी माँ और हार्लन के साथ एक पुरानी तस्वीर देखती है और डॉक्टर शेपर्ड की एक रिकॉर्डिंग सुनती है। उसमें वह एआई की लगातार सीखने की क्षमता के बारे में बताती है और यह समझाती हैं कि मनुष्यों के साथ उनके न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करना क्यों महत्वपूर्ण है। सिर्फ मानव और एआई के तालमेल और सहयोग से ही वे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तभी एटलस को ब्रिज पर बुलाया जाता है जहां रेंजर्स उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह कागजों के ढेर के साथ आती है और सभी को चौंका देती है क्योंकि उस जमाने में कोई भी कागज का उपयोग नहीं करता था। वह सभी को ट्रांसमीटरों को निकालने के लिए कहती है क्योंकि किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है। एटलस लैंडिंग साइट दिखाती है, बताती है कि ग्रह का वातावरण जहरीला है और गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव भूकंप का खतरा पैदा करते हैं। बिना रेस्पिरेटर के ग्रह के सतह पर रहना असंभव है। इसके अलावा उन्हें हार्लन के सैनिकों की संख्या का कोई अनुमान नहीं है। बैंक्स तुरंत लैंडिंग की तैयारी का आदेश देता है। एटलस उत्सुकता से तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन अचानक एक अलार्म बजता है और एक विस्फोट कार्गो बे के दरवाजे को उड़ा देता है। घबराहट में बैंक्स रोबोट को अपने न्यूरल सिस्टम में अपलोड कर देता है। जहाज पर भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। कई रेंजर्स अपने सुरक्षा सूट पहनने में असमर्थ होते हैं और मारे जाते हैं। एटलस धुएं और मलबे के बीच एक ढहते हुए खंभे से बचने के लिए संघर्ष करती है। कर्नल बैंक्स उसे पकड़कर एक खाली रोबोट में बिठाते हैं। एटलस घबराई हुई और डरी हुई रोबोट को नियंत्रित करने में असमर्थ होती है। ऊंचाई से नीचे गिरते हुए एटलस शिप के बाहर फेंक दी जाती है। वह नीचे देखती है और भयभीत हो जाती है। ग्रह की सतह से हार्लन के सैनिक रेंजर्सों पर गोलीबारी कर रहे हैं। एक रेंजर एटलस की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने सूट को उसके सूट से जोड़ देता है। बैंक्स एटलस और रोबोट के बीच एक न्यूरल कनेक्शन स्थापित करने की मांग करता है, लेकिन वो मना कर देती है। एटलस अपने साथी से अलग थलग और घबराई हुई तेजी से आती हुई जमीन को देखती है। वह एआई को इंजन चालू करने का आदेश देती है, लेकिन न्यूरल कनेक्शन के अभाव में रोबोट उसे रिप्लाई नहीं देता और एटलस एक हार्ड लैंडिंग करती है। एटलस धीरे धीरे होश में आती है। वो दर्द में होती है। वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। हताशा में वह मॉड्यूल को समझने का प्रयास करना शुरू कर देती है। एटलस को पता चलता है कि एआई को पार्शियल सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता है ताकि वह काम कर सके, लेकिन वह इस विचार से डरती है कि एआई उसके दिमाग में घुसपैठ कर लेगा, इसलिए मना कर देती है। तभी एआई दुर्घटना स्थल से 98 किलोमीटर दूर एक रेस्क्यू पॉड ढूंढ लेता है और एटलस को याद दिलाया जाता है कि उसके पास ऑक्सीजन केवल 22 घंटे के लिए बचा है। लेकिन अंत में वह रोबोट को सेल्फ कंट्रोल देने के लिए मजबूर करती है और अपने परमिट स्कैन करने की अनुमति देती है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रोबोट अपना नाम स्मिथ बताता है और सक्रिय हो जाता है। एटलस जानती है कि उसे कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ भावनात्मक संबंध नहीं बनाना चाहिए, फिर भी वह मदद के लिए उसका आभार मानती है। स्मिथ अपने हथियारों की सूची दिखाता है। उसमें पिस्तौल, राइफल, रॉकेट, थर्मल माइंस, ऊर्जा कवच, प्लाज्मा गन और आखिरी ऑप्शन के तौर पर एक आयन बम भी होता है। रोबोट जल्द ही घने जंगल में पहुंच जाता है, जो रेंजर का लैंडिंग पॉइंट था, लेकिन उसे वहां पर रेंजर की सिर्फ लाशें मिलती है। एटलस हताश होकर लाइफ साइन की तलाश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उनकी मृत्यु गिरने से नहीं हुई थी, उन्हें मारा गया है। निराशा से ग्रस्त वह गिरे हुए सैनिकों के टैग इकट्ठा करती है। अचानक उसकी नजर टूटे हुए बैंक्स के रोबोट पर पड़ती है, लेकिन बैंक्स उसके अंदर नहीं होता। उसी समय जंगल में गतिविधि का पता लगाते हुए स्मिथ सतर्क हो जाता है। गौर से देखने पर एटलस को पता चलता है कि यह एक और कैस्को है। इसका मतलब है कि हार्लन ने अब रोबोट बनाना भी सीख लिया है। स्मिथ पर हार्लन के सैनिकों द्वारा अचानक हमला कर दिया जाता है। एक तूफान का सहारा लेते हुए एटलस थोड़ी देर के लिए भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाती है और वे स्मिथ को घेर लेते हैं। एटलस एक कठिन निर्णय लेते हुए आयन बम के उपयोग का आदेश देती है। स्मिथ विरोध करता है, लेकिन परिस्थितियों के आगे झुकने को मजबूर होता है। बम का धमाका शक्तिशाली होता है, सभी पीछा करने वालों को नष्ट कर देता है। लेकिन धुंध साफ होने पर एटलस को पता चलता है कि एक दुश्मन बच गया है। वह कैस्को होता है। वह एटलस को गोली मारने ही वाला था कि अचानक जमीन हिलने लगती है। स्मिथ बताता है कि आयन बम के विस्फोट ने एक विशाल गड्ढा बना दिया है,
जिसके बारे में उसने चेतावनी देने की कोशिश की थी। एटलस जमीन धंसने के कारण गड्ढे में गिर जाती है और कैस्को चट्टानों के ढेर के नीचे दब जाता है। गिरते समय एटलस का पैर टूट जाता है। स्मिथ तुरंत उसकी हड्डियों को स्कैन करता है और उपचार शुरू करता है। थोड़ी राहत मिलने के बाद एटलस हताश होकर जीवित रहने की संभावना के बारे में पूछती है। स्मिथ एक कठोर विकल्प प्रस्तुत करता है। वो बताता है कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका रिसीवर पहनना और उसके साथ आंशिक रूप से सिंक्रनाइज करना है। अनिच्छुक और डरी हुई एटलस आखिरकार सहमति देती है। उसी समय कैस को मलबे से बाहर आता है और हार्लन को रिपोर्ट करता है कि उसने एटलस को खो दिया है। क्रोधित हार्लन उसे ढूंढने का आदेश देता है और पकड़े हुए बैंक्स के पास जाता है। निर्दयता से वह पृथ्वी के सिक्योरिटी पासवर्ड वाले चिप को बैंक्स से निकाल लेता है। दूसरी तरह एटलस याई सिंक्रोनाइजेशन का पहला चरण पूरा करती है, जिसमें हार्लन का नाम सुनाने पर उसकी तीव्र प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वह स्वीकार करती है कि एआई आतंकवादी को उसकी मां ने लोगों की रक्षा के लिए बनाया था, लेकिन कुछ गलत हो गया था। सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया 40% पूरी हो जाती है। चूंकि बचाव कैप्सूल केवल 37 किलोमीटर दूर है, एटलस गुफाओं से रास्ता निकालकर सतह पर पहुंचती है, जहां कैस्को उसे फिर से ढूंढ लेता है। इससे अनजान एटलस चमकते हुए फूलों से भरे एक खुले क्षेत्र में रुक जाती है। स्मिथ सुझाव देता है कि वे फूलों को नाम दें। एटलस उन्हें प्लांटी कहकर बुलाती है और अपने पिता के बारे में बात करना शुरू कर देती है। वह बताती है कि वे अक्सर हाइकिंग करते थे। उसी समय मोशन सेंसर की वजह से स्मिथ कैस्को का पता लगाता है। फिर एटलस लगाई हुई थर्मल माइंस को उड़ाने का आदेश देती है। धमाके के बाद आतंकवादी की आवाज सुनकर वह राइफल निकालकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें केवल कैस्को का बचा हुआ सिर मिलता है। एटलस कैस्को को फिर से नष्ट कर देती है और उसके ट्रांसमीटर के माध्यम से हार्लन के ठिकाने का पता लगा लेती है। वह स्मिथ को वहां जाने का आदेश देती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह बताता है कि उसका कर्तव्य उसे बचाना है। अब तक सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया 89% पूरी हो गई थी। जब एटलस जोर देती है तो वह उसे रोकने के लिए उसके शरीर के अंगों को नियंत्रित करने के लिए न्यूरल कनेक्शन का उपयोग करता है। हताश एटलस स्मिथ से उसे हार्लन को नष्ट करने में मदद करने के लिए मनाती है, ये तर्क देते हुए कि सभी रेंजर की मौतें व्यर्थ हो जाएंगी। आखिरकार स्मिथ सहमत हो जाता है। वे मिलकर आतंकवादी के ठिकाने की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एटलस और स्मिथ एआई की आत्मा के अस्तित्व पर बहस करते हैं। स्मिथ का मानना है कि हर प्राणी में आत्मा होती है और मृत्यु के बाद भी सभी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। हालांकि एटलस तर्कवादी होने के नाते इस विचार पर संदेह करती है। वे आखिरकार हार्लन के ठिकाने पर पहुंचते हैं। एटलस इसकी विशालता और अत्याधुनिक उपकरणों से दंग रह जाती है। वह भयभीत होकर देखती है कि एक विनाशकारी वॉरहेड को जहाज में लॉन्च किया जा रहा है। अचानक स्मिथ को एक शक्तिशाली हैकिंग हमले का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह बंद हो जाता है। एटलस अब अकेली और असहाय हार्लन के रोबोटों द्वारा पकड़ ली जाती है। इसी दौरान पृथ्वी पर जनरल को एटलस द्वारा भेजा गया एसओएस सिग्नल प्राप्त होता है। वह तुरंत एक बचाव दल इकट्ठा करते हैं और एटलस की सहायता के लिए भेज देते हैं। बंदी बनाए जाने के बाद एटलस को हार्लन के सामने लाया जाता है। हार्लन उसे बताता है कि वह एटलस और उसकी मां को हर रोज याद करता है। वह उसे यह भी याद दिलाता है कि मनुष्य धीरे धीरे ग्रह को नष्ट कर रहे हैं और अपनी योजना का खुलासा करते हुए हार्लन घोषणा करता है कि वह आधी मानवता को मिटा देगा और बचे हुए आधे लोगों पर अपनी इच्छानुसार शासन करेगा। हार्लन बताता है कि एटलस को एक प्लान के तहत यहां पर लाया गया है, क्योंकि उसके दिमाग में पृथ्वी की रक्षा प्रणाली के कोड छुपे हुए हैं। इस प्रणाली को प्राप्त करके वह एक परमाणु बम लॉन्च करेगा और दुनिया के वातावरण को जला देगा। भयभीत और क्रोधित एटलस उसका विरोध करती है, लेकिन सब व्यर्थ होता है। आखिरकार एटलस को एक कमरे में लाया जाता है, जहां उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ बैंक्स मिलता है। हार्लन एक क्रूर मुस्कान के साथ एटलस के सिर से कोड वाला चिप निकाल लेता है। वह देखता है कि एटलस के पास केवल 5 मिनट का ऑक्सीजन बचा है और मरने के लिए छोड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। बैंक्स दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे होश में आता है। वह एटलस को अपना न्यूरो ट्रांसमीटर देकर उससे स्मिथ से संपर्क करके मदद मांगने के लिए कहता है। एटलस डिवाइस को उसके सिर से जोड़ती है। एटलस ट्रांसमीटर को लगाती है और स्मिथ से मदद की गुहार लगाती है। स्मिथ जवाब देकर कहता है कि बचे हुए सिस्टम को एक्सेस करने के लिए उसे पूरी तरह से सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। कोई पर्याय उपलब्ध न दिखते हुए एटलस बताती है कि उसे एआई के साथ सिंक्रोनाइज करने से डर लगता है, क्योंकि बचपन में उसने गलती से हार्लन को सिस्टम हैक करने में मदद की थी। एटलस को गलत फहमी थी कि उसकी माँ हार्लन को ज्यादा प्यार करती थी।
ये देखकर वह भी बेहतर और होशियार बनना चाहती थी। इसलिए एटलस ने हार्लन से मदद मांगी और उसका फायदा उठाते हुए हार्लन ने सिस्टम को हैक किया और न्यूरल कनेक्शन का उपयोग करके उसने माँ को उसी के हाथों से ही मार डाला था। लेकिन स्मिथ उसे समझाता है कि इस सब में उसका कोई दोष नहीं है और उसे सुरक्षित रखने का वादा करता है। एटलस स्मिथ के शब्दों से प्रेरित होकर पूर्ण सिंक्रोनाइजेशन की अनुमति देती है। वह जानती है कि यह जीवित रहने और हार्लन को रोकने का एकमात्र तरीका है। उसकी ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही है। स्मिथ एटलस को अपना अतिरिक्त रेस्पिरेटर देता है। वह बताता है कि उसके पास केवल एक चार्ज बचा है, लेकिन यह एटलस को कुछ और मिनट देगा। एटलस हथियार उठाकर स्मिथ को रोबोटों के एक समूह की ओर ले जाती है। वे मिलकर हार्लन की सेना पर हमला करते हैं, युद्ध के मैदान में भारी तबाही मचाते हैं। लेकिन जहाज लॉन्च होने वाला था। अचानक एटलस बैंक्स को रॉकेट फ्यूल के पैरल पर निशाना लगाते हुए देखती है। वह समझ जाती है कि बैंक्स क्या करने वाला है। एक शक्तिशाली विस्फोट बहुत सारे रोबोट को मारने में सफल हो जाता है। स्मिथ विस्फोट से बच निकलने में सफल होता है, लेकिन सच्चाई का सामना करता है। वॉरहेड वाला जहाज उड़ान भर चुका है। हार्लन स्मिथ पर गोलियां चलाता है। स्मिथ गिर जाता है और एटलस को निराशाजनक खबर देता है। उन्हें बहुत देर हो चुकी है, लेकिन एटलस जहाज पर मिसाइल फायर करने का आदेश देती है। स्मिथ उसे रोकता है और याद दिलाता है कि जहाज में विनाशकारी वॉरहेड है और मिसाइल के धमाके के साथ वे आधे ग्रह को नष्ट कर देंगे। एटलस स्मिथ को वॉरहेड को निष्क्रिय करने को कहती है। स्मिथ उससे समय मांगता है, लेकिन हार्लन के हमले से बचते हुए एटलस जहाज पर निशाना लगाती है और मिसाइल फायर करती है। एक विस्फोट जहाज को हिलाकर रख देता है। आग की लपटें चारों ओर फैलती है। यह सौभाग्य था कि स्मिथ ने समय रहते वॉरहेड को निष्क्रिय कर दिया था। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे मलबा गिरना शुरू हो जाता है। स्मिथ एटलस को लेकर रेस्क्यू पॉड की ओर भागता है, लेकिन हार्लन उन्हें रोक लेता है। वह एक भयानक प्लाज्मा तलवार निकालता है और स्मिथ को घायल कर देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। एटलस स्मिथ से मदद मांगती है। स्मिथ उसे लड़ाई को शतरंज के खेल की तरह सोचने की सलाह देता है। हार्लन के हर कदम का अनुमान लगाने और उससे आगे रहने की कोशिश करता है। एटलस रणनीति को ध्यान में रखते हुए हार्लन के हाथ को पकड़ लेती है और उसे पूरी ताकत से खींचती है। उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है, लेकिन हार्लन तुरंत अपने सेल्फ रिपेयर सिस्टम को सक्रिय कर देता है और उसका हाथ वापस आ जाता है। हार्लन स्मिथ के शरीर को भेदता है और उसके फ्यूजन रिएक्टर पर हमला करता है। स्मिथ गिर जाता है। इससे एटलस बेहोश हो जाती है, लेकिन लड़ाई से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद स्मिथ फिर से सक्रिय हो जाता है। वह बहादुरी से हार्लन के हमलों को रोकता है और एटलस को ठीक होने का समय देता है। आखिरकार हार्लन स्मिथ को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है, लेकिन एटलस समय रहते जागती है और हार्लन के सिर पर वार करती है। हार्लन हार का सामना करते हुए एटलस को याद दिलाता है कि उसे जीवित पकड़ने का आदेश दिया गया है। एटलस एक निर्णायक कदम में हार्लन के प्रोसेसर को निकालकर उसे नष्ट कर देती है। एटलस स्मिथ के पास जाती है। स्मिथ जानता है कि यह उसका अंत है, लेकिन वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि एटलस जीवित रहे, भले ही उसका प्रोटोकॉल समाप्त हो जाए। आखिरी समय में एटलस स्मिथ के कुछ सवालों के जवाब देती है और स्वीकार करती है कि स्मिथ ने उसे बहुत कुछ सिखाया है और वह अब उसे एक दोस्त और साथी मानती है। अपनी आखिरी इच्छा के रूप में स्मिथ एटलस को कॉफी कैंडी देता है, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, और बंद होने से पहले वह एटलस को एक रेंजर कहकर पुकारता है। सुबह होते ही बचाव दल आता है और एटलस को पृथ्वी पर वापस ले जाता है। पृथ्वी पर जनरल एटलस के घर जाते हैं और उसे बहादुरी के लिए धन्यवाद देते हैं और तोहफे में उसे एक प्लांटी देते हैं। कुछ समय बाद एटलस नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार एक नए न्यूरोसिम्बायोसिस रोबोट मॉडल में अपलोड हो जाती है। वह धीरे धीरे अपने रोबोट के साथ तालमेल बिठाती है और जैसे जैसे वह सिंक्रोनाइज होती है उसे एआई के रूप में परिचित आवाज सुनाई देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे इससे मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका फिर से धन्यवाद।